आज हम अर्थशास्त्र में पाठ 9 आय के चक्रीय प्रवाह तथा राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियाँ पाठ के अंतर्गत साधन आय के आवंटन में कठिनाइयों के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्पादन के साधनों के बीच आय का बंटवारा करते समय निम्न कठिनाइयाँ आती है। उत्पादन के साधन में पहला है आय का भुगतान और प्राप्ति का वर्गीकरण। साधन आय के आवंटन में प्रथम कठिनाई आय के भुगतान और आय की प्राप्ति के वर्गीकरण के संबंध में उपस्थित होती है। साधनों की आय दो प्रमुख भागों मजदूरी आय और गैर मजदूरी आय में विभाजित करने पर सामान्य रूप से आपत्ति नहीं उठाई जाती, लेकिन इस बारे में बहुत अधिक मतभेद है कि मजदूरी आय और गैर मजदूरी आय में किन तत्वों को शामिल किया जाए। दूसरी कठिनाई आती है सैनिकों की आय। साधन आय के आवंटन में दूसरी कठिनाई यह होती है कि सैनिकों को प्राप्त आय तथा भत्तों को सामान्य रूप से मजदूरी आय में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन सैनिकों को आवास तथा भोजन आदि की जो सुविधाएं दी जाती है उनके मूल्यों को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। इसी संबंध में एक समस्या यह भी उत्पन्न होती है कि आवास भोजन आदि का मूल्य सरकार द्वारा इन वस्तुओं पर किए गए व्यय के रूप में आंका जाए अथवा सैनिकों को इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए बाजार में जितना मूल्य देना पड़ सकता है इसके आधार पर किया जाए। तीसरी समस्या आती है मिश्रित आय आवंटन। मिश्रित आय के आवंटन में भी कई कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है, जबकि कृषि फर्म तथा कृषि के अन्य उद्यमों से प्राप्त आय को साधन आय में शामिल किया जाता है। कृषि फर्म इमारतों पूंजीगत परिसंपत्तियों के स्वामित्व से जो आय प्राप्त होती है उसे साधन आय में शामिल नहीं किया जाता है। चौथी कठिनाई है लाभांश का आवंटन। लाभांश के आवंटन में भी कठिनाई उपस्थित होती है। निगमों, निजी समिति दायित्व वाली कंपनियों द्वारा गृहस्थों, सरकार तथा गैर लाभकारी संस्थाओं को जो लाभांश दिया जाता है उसे साधन आय में सम्मिलित किया जाता है, लेकिन निगमों के बीच परस्पर लाभांश के भुगतान को राष्ट्रीय आय का भाग नहीं माना जाता। नंबर 5वां अवितरित लाभ का अनुमान। अवितरित लाभ का अनुमान लगाना भी काफ़ी कठिन कार्य है। अंशधारी जो कि निगमों के अंशपत्र खरीदते हैं सामूहिक रूप से इनके स्वामी होते हैं। निगमों द्वारा अंशधारियों को अवितरित लाभों के भुगतान का अर्थ यह है कि निगम अंशधारियों को सामूहिक रूप से साधन सेवाओं का भुगतान कर रहे हैं। नंबर 6 स्वनियोजितों की आय। स्वनियोजितों की आय के बारे में हमेशा यह भ्रम बना रहता है कि स्वनियोजितों को आय का भुगतान किस समय होता है। समय के चुनाव का अधिकार व्यक्ति में निहित होता है। वह इस समय भुगतान योग्य समझ सकता है जबकि आय का सृजन किया गया है, या उस समय जबकि वास्तव में वह साधन आय का भुगतान कर रहा है। 7 राष्ट्रीय व्यय अतिरेक। कई बार उपभोक्ताओं को जो कि साधन सेवाएं प्रदान करते हैं अपनी आय से अधिक व्यय करना पड़ता है। जब कोई फर्म उधार लेती है या अपनी आय से अधिक व्यय करती है, उसके पास कच्चे माल, मशीनों, इमारत आदि के रूप में प्रतिभूतियाँ मौजूद होती है, लेकिन उपभोक्ताओं के पास इस तरह की कोई अतिरिक्त राशि शेष नहीं रहती। इस प्रकार आय से अधिक व्यय करने पर उनकी शुद्ध साधन शक्ति समाप्त हो जाती है, जिसके कारण उनको साधन आय प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं रह जाता। और तीसरी विधि है व्यय विधि। राष्ट्रीय आय को मापने की यह तीसरी विधि है। व्यय विधि को उपभोग एवं विनियोग विधि भी कहते हैं। इसके अंतर्गत एक लेखा वर्ष में अर्थव्यवस्था के समस्त अंतिम व्ययों का योग करके
राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय मापने के कदम। इस विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं। पहला है अंतिम व्यय करने वाली आर्थिक इकाइयों की पहचान। सबसे पहले एक देश की घरेलू सीमा में उन समस्त आर्थिक इकाइयों की पहचान की जाती है जो अंतिम व्यय करती है। अंतिम व्यय अंतिम उपभोग तथा अंतिम निवेश पर किया जाता है। दूसरा कदम है अंतिम व्यय का वर्गीकरण। अंतिम व्यय को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। पहला निजी अंतिम उपभोग व्यय, दूसरा सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, तीसरा सकल स्थायी पूंजी निर्माण, चौथा स्टॉक में परिवर्तन, पांचवा मूल्यवान वस्तुओं का शुद्ध अर्जन, छठवां शुद्ध निर्यात। तीसरा कदम है अंतिम व्यय की गणना। सकल घरेलू उत्पाद पर अंतिम व्यय के वर्गीकरण के बाद उसके विभिन्न अंगों की गणना की जाती है। इसके लिए दो प्रकार के आंकड़े आवश्यकता पड़ती है, सकल बिक्री मूल्य, दूसरा परचून कीमतें। चौथा कदम है विदेशों से शुद्ध साधन आय का आकलन। बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य ज्ञात करने के लिए विदेशों से शुद्ध साधन आय का आकलन किया जाता है। इसे बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में जोड़कर बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य प्राप्त हो जाता है। पांचवा कदम है राष्ट्रीय आय का अनुमान। राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में से घिसावट व्यय और शुद्ध अप्रत्यक्ष व्यय कर को घटा दिए जाते हैं। इसका हम देखेंगे विधि का चुनाव। किसी देश की राष्ट्रीय आय की माप करने के पूर्व निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण। आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण राष्ट्रीय आय के मापने की विधियों को प्रभावित करता है। यदि कृषि प्रधान देश है तो राष्ट्रीय आय के मापन की उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि विधि अधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसी तरह यदि देश में खान, मछली पालन, पशुपालन एवं वन बागानों की प्रधानता है तो उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि विधि सर्वोत्तम होगी। दूसरा है अर्थव्यवस्था का स्वरूप। किसी देश की अर्थव्यवस्था का स्वरूप भी राष्ट्रीय आय के मापने की विधियों को प्रभावित करता है। यदि कोई विकसित देश है तो उन देशों में आय गणना विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की माप की जाती है। स्पष्ट है कि इन देशों में आय से संबंधित आंकड़े आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसके विपरीत अर्धविकसित एवं विकासशील देशों में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, आंकड़ों की उपलब्धि। राष्ट्रीय आय को मापने की विधि का चुनाव देश में उपलब्ध आंकड़ों पर निर्भर करता है। यदि हम यह मान लें कि किसी देश में आय एवं व्यय से संबंधित आंकड़े आसानी से उपलब्ध नहीं हैं तो हमें उत्पादन से संबंधित आंकड़ों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि विधि ही उपयुक्त मानी जाती है। चौथा है राष्ट्रीय आय का उद्देश्य। राष्ट्रीय आय को मापने का उद्देश्य क्या है, इस बात पर भी आकलन विधि निर्भर करती है। यदि हमारा उद्देश्य किसी देश के विभिन्न वर्गों के आर्थिक कल्याण का माप करना है तो व्यय गणना विधि अधिक उपयुक्त होगी। इसी प्रकार यदि हमारा उद्देश्य आर्थिक कल्याण को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन करना है तो उत्पादन एवं आय गणना विधि अधिक उपयुक्त होगी। तो इन बातों को ध्यान में रख करके हम राष्ट्रीय आय मापने की विधि का चयन कर सकते हैं।